चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ईएसआई पे आते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये क्या करता है? एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी देता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है ड्यूरिंग द जॉब टेन्योर। बस इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। देखो, जब आदमी रिटायर होता है ना, एज ज़्यादा होती है तो उसे मेडिकल नीड ज़रूरत ज़्यादा होती है ना, लेकिन ईएसआई उस टाइम पे बंद हो जाती है। अब अभी तक का तो लॉ यही है, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी तक तो लॉ में यही स्ट्रक्चर्ड है कि आप अगर 10 साल नौकरी कर रहे हो, 10 साल ईएसआई के मेंबर हो, तो 10 ही साल आपको ईएसआई की फैसिलिटी मिलेगी। द डे यू रिटायर्ड यू लेफ्ट द ईएसआई मेंबरशिप, आपको ईएसआई से हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलनी बंद हो जाएगी। ईएसआई के ऑल ओवर इंडिया में अपने अलग हॉस्पिटल है, अपनी अलग डिस्पेंसरी हैं। ये इसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लेकिन ये देती फैसिलिटी है मेडिकल की। बेसिकली हर जो भी ईएसआई का मेंबर होता है, उस मेंबर को या उसके किसी फैमिली मेंबर को कोई मेडिकल नीड हो गई, जरूरी नहीं है इमरजेंसी हो, खांसी जुकाम भी हो जाए, है ना, खांसी जुकाम भी हो गया, नहीं आ रहा, बोलने में दिक्कत हो रही है, सर चले जाओ, जो भी ईएसआई के डॉक्टर है बगल में, जा सकते हो। मतलब जैसे आप मेडिक्लेम पॉलिसी सुना आपने? मेडिक्लेम पॉलिसी में अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैक्सिमम केस में इंश्योरेंस मेडिक्लेम कंपनी क्या कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। मैक्सिमम केस में बोलती है 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। प्लस वो क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूव भी कराना पड़ता है ना। तो या तो आप इमरजेंसी में जाओ तो वो क्लेम अप्रूव होगा, इमरजेंसी में गए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ तो क्लेम कंपनी क्लेम नहीं देती है, पैसे काट लेती है। लेकिन आप उस हॉस्पिटल को पैसे देकर आए हो तो वो कई उसमें लिटिगेशन है, कई प्रॉब्लम है ईएसआई उसमें मेडिक्लेम में। लेकिन ईएसआई में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता लगा रात को ठीक सोए थे, एसी में बिल्कुल सामने एसी के सो गए, गर्मी गर्मी, सुबह लगा नाक चौक हो गई, है ना, सांस लेनी मुश्किल हो गई, या बहुत ज़्यादा और बुखार आ गया, हल्का सा फीवर हो गया, लग रहा आज यार ठीक नहीं है शरीर, चले जाओ बगल में ये सही डिस्पेंसरी में। तो वो ये नहीं बोलेगा यार तेरे को क्या जरा से बुखार था, घर बैठ के क्रोसिन खा लेता, यहाँ क्यों आ गया। तो उस डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बस ईएसआई की मेंबरशिप होनी चाहिए। आप जिस मर्जी ईएसआई के हॉस्पिटल, ईएसआई के डिस्पेंसरी, और आज की डेट में अच्छी कंडीशन में, शुरू में आज से 10 साल पहले अगर ईएसआई के हॉस्पिटल और ईएसआई की डिस्पेंसरी की बात करोगे तो हालात ख़राब थे। लेकिन अब वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हैं, इक्विपमेंट अच्छे हैं, बहुत कुछ मिलता है आज की डेट में। और जगह जगह ईएसआई ने अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं, अपनी डिस्पेंसरी बनाई है ऑल ओवर इंडिया में। जहाँ उनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ उन्हें सरकारी हॉस्पिटलों में कई जगह पे अपने काउंटर खोल रखे हैं कि खाली ईएसआई वाले यहाँ आएंगे, है ना। तो वहाँ भी ऐसा भी फैसिलिटी कर रखी है। तो ईएसआई की बस आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। मेंबरशिप कब होती है? जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे ईएसआई के लॉ एप्लीकेबल हैं और आपका ईएसआई में पैसा कटता है, आपका पैसा ईएसआई के अकाउंट में जाता है। जब ईएसआई में पैसा आपका तनख्वाह से कट के जाएगा, आपकी सैलरी से कट के जाएगा, तो कुछ अमाउंट आपकी कंपनी भी डालेगी। दोनों लोग उसमें पैसा डालते हैं ईएसआई में भी, जैसे पीएफ में डालते हैं। तो ईएसआई इज़ फॉर द मेडिकल फैसिलिटी और ईपीएफ इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, वो उस काम के लिए। ईपीएफ रिटायरमेंट के बाद भी पैसा देता है, लेकिन ईएसआई रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटी बंद कर देती है। ये फ़र्क है। तो ईएसआई में एक तो फ़ायदा ये है कि एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की फैमिली को, फैमिली इंक्लूड्स एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, है ना, वो इंक्लूड है, पेरेंट्स भी इंक्लूड है एम्प्लॉय के। और दूसरी चीज़, अब ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ईएसआई हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, ईएसआई में इलाज जाके करा सकते हो। पहले क्या होता था, जिस स्टेट में एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिस स्टेट का उसके पास कार्ड है, एम्प्लॉय के, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पेरेंट्स रहते हैं गांव में और वो काम कर रहा है दिल्ली में, अब उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उस गांव में ईएसआई का डिस्पेंसरी है, लेकिन वहाँ इलाज नहीं करा सकते, कार्ड क्योंकि दिल्ली से इशू है। तब तक कंप्यूटराइज नहीं थे ना रिकॉर्ड। तो अब जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे भी जाके हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। अब उसे दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है। एम्प्लॉय काम कर रहा है, फैमिली वहीं पे, कोई मेडिकल जब कार्ड जेब में होता है, जाओ ईएसआई, जो अभी आपके नियरेस्ट ईएसआई का हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जाओ, कार्ड दिखाओ, आपकी एंट्री कर देगा, बाकी काम डॉक्टर का है।
वो आपको इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ईएसआई में ट्रीटमेंट में कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है। मान लीजिए किसी के हर महीने 100 रुपये जाते हैं या किसी के हर महीने 2000 रुपये जाते हैं, तो ईएसआई के डॉक्टर को नहीं पता कि इसके जो मेरे पास सामने पेशेंट बैठा है इसके 2000 रुपये महीने कटते हैं या 100 रुपये महीने कटते हैं, उसे कोई लेना भी देना भी नहीं है। उसके लिए वो एक पेशेंट है जिसके पास कार्ड था तभी उसकी पर्ची बनी है, अब वो ईमानदारी से अपना काम करेगा, उसे 2200 रुपये वाले से कोई लेना नहीं है। ना उस कार्ड में लिखा होता कि इसके 100 कटते हैं या 2000 कटते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। प्लस ईएसआई के डॉक्टर, ईएसआई के हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में इलाज कराने की कैपिंग नहीं है। किसी भगवान ना करे किसी एम्प्लॉई को या उसके पेरेंट को या उसके किसी फैमिली मेम्बर को साल भर 10 लाख रुपए का इलाज कराना है तो ईएसआई में इलाज कराएगा, 10 लाख लगे 1 करोड़ लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रीब्यूशन 100 था या 2000 था कोई मैटर नहीं करता। तो ईएसआई पूरा खर्चा उठाएगी, उसका पूरा खर्चा उठाएगी। मान लो किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से कुछ ऐसी डिसीज हुई जिसका इलाज ईएसआई के डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, अब ईएसआई के डॉक्टरों को लगता है इसके प्राइवेट वाले अच्छा इलाज कर पाएंगे और उन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल को उस पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा और उसका इलाज कराएगा पूरा, और पेशेंट से कोई पैसा नहीं लेगा। पैसा सारा कौन देगा? ईएसआई पैसा देगी। तो जबकि ये मेडिकल इंश्योरेंस में फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे प्राइसिंग की कैपिंग होती है। आपने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस कराया तो 10 ही लाख का इलाज होगा, आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया तो 5 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम वो इलाज होगा। उसके बाद क्या होगा वो आप जानो, मतलब बाकी का खर्चा पेड पे उठाना पड़ेगा आपको। तो ईएसआई में वो चक्कर नहीं है। ईएसआई में अमाउंट की कोई कैपिंग नहीं है, आप किसी भी काम के लिए जा सकते हो, छोटी बड़ी बीमारी कोई दिक्कत नहीं है ना, बीमारी में कोई दिक्कत नहीं है, पेट दर्द हो सिर दर्द हो किसी के भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन फिर भी देखो आप जो जैसे दिल्ली है, जो ओवर पॉपुलेटेड स्टेट हैं, दिल्ली है, दिल्ली में अपने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी हैं, अब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। अब मान लीजिए आप 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाने वाले एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, 10 बार सोचना पड़ेगा, है ना। तो आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाओगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट हॉस्पिटल में जाओगे, वो ऑलरेडी क्राउडेड है, वहाँ तो सब जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आपके पास तो ईएसआई का कार्ड है तो आप ईएसआई वाले में जाओगे, वहाँ कौन होंगे? जो आप ही के जैसे होंगे। कम से कम अगर कहीं 50 लोग हैं तो वहाँ पे 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, कुछ तो फर्क है। देखो अगर आदमी कोई बेचारा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता तो भीड़ तो झेलनी पड़ेगी ना, तो वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन फिर भी ये है कि ईएसआई के हॉस्पिटलों में फैसिलिटी ठीक है और सरकारी हॉस्पिटलों जैसी है, लेकिन अच्छी है फिर भी फैसिलिटी। सरकारी हॉस्पिटल कुछ तो वो लापरवाही करेंगे कि नहीं, उतना तो होगा, उतनी तो उम्मीद करनी पड़ेगी इंडिया में, है ना। वो तो अब क्योंकि उन्होंने अपना पेट भी पालना है और दूसरों का पेट भी पालना है ना, तो उतना तो चलेगा। तो ये, लेकिन फिर भी ये है कि इलाज हो जाता है, लोग बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा अंधेर कर दिए, फ़ायदा भी उठा रहे हैं ईएसआई में। जब इलाज होता है तो ईएसआई के पास आज की, देखो जब ईएसआई पहले था, पहले 6.5% का कंट्रीब्यूशन आता था एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का मिलाकर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मिलाकर 6.5% का कंट्रीब्यूशन आता था। आज की डेट में सरकार ने कंट्रीब्यूशन घटा के 4% कर दिया, यानी कि ईएसआई के पास इतना पैसा पड़ा है कि वो यूज नहीं कर पा रही। अगर कंट्रीब्यूशन कम करा है तो यानी कि उसे पैसा नहीं चाहिए सरकार को, ईएसआई हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। 6.5% का कंट्रीब्यूशन 4% कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना था, है ना। अब ऐसा नहीं कि 6.5 का कंट्रीब्यूशन 4% कर दिया तो अब सरकार इलाज हॉस्पिटल में इलाज के लिए फैसिलिटी कम कर दी, उल्टा बढ़िया नए इक्विपमेंट खरीदे हैं और डिपार्टमेंट ने, ईएसआई वगैरह ने नए इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है। तो ये कंट्रीब्यूशन 2 रीजन से कम करा, एक तो एम्प्लॉय की पॉकेट से पैसा कम कटेगा, अब टोटल 2%, 2.5% कम हो गया ना, तो 2.5% में कुछ हिस्सा एम्प्लॉय का कम हुआ, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर का कम हुआ, तो एम्प्लॉय भी अब कुछ पैसे कम करते हैं, एम्प्लॉयर के भी कुछ पैसे कम खर्च हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हुआ। आप ये सोचो अगर किसी कंपनी के हर महीने 100 रुपये बच गए एक एम्प्लॉय पे कंट्रीब्यूशन की वजह से, और उसके बाद 1000 एम्प्लॉय थे, लाख रुपए का हर महीने की बचत है। अब इसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो हर एम्प्लॉयर को फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्री को थोड़ा सा सरकार ने रिलैक्स करने के लिए ईएसआई का कंट्रीब्यूशन 6.5 से कम करके 4% पे ले आई। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हैं, 6.5 में भी दोनों थे, 4 में भी आज दोनों हैं। अभी देखते हैं किसका कितना हुआ। तो गवर्नमेंट ने पैसे का कंट्रीब्यूशन कम करा जब ये देखा कि ईएसआई के पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, फैसिलिटी उतनी कोई यूज कर नहीं रहा है, तो अननेसेसरी इंडस्ट्री को क्यों बर्बादेगा ना, किसी एसएससी को क्यों नुकसान पहुंचा जाए एम्प्लॉय को। तो उसने बोला अब कम पैसे दे दो, उल्टा कम करा। तो पैसा तो डिपार्टमेंट के पास बहुत है, ईएसआई ईपीएफ के पास बहुत, देखो हज़ारों लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, हज़ारों लोग,
लेकिन सारे लोग बीमार को ही पड़ते हैं, सारे लोग बीमार नहीं पड़ते। और सारे लोग ये सही नहीं, जैसे अभी लोकेश ने बोला कि सर वहाँ भीड़ होती है, बात तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी केवल सिर दर्द हुआ है, खाली पेट दर्द हो रहा है ना, तो आप सीधे लाइन में लगने जाओगे, अपने आसपास के डॉक्टर को बोलोगे, जो 150 रुपये लेगा पेशेंट जो देख लेगा उसी किसी भी अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा दोगे। अगर ठीक है 2-3 दिन के बाद इलाज नहीं हो रहा, वहाँ से ठीक नहीं हो रहा, अब लगेगा शायद मामला गड़बड़ हो गया, तो हो सके आपके को ESI के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा दूँ मैं। तो पहले आदमी क्या करता है, हम भी इतने आलसी हैं, है ना, हम भी इतने आलसी हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के बच्चे के साथ कोई तबीयत खराब है, अब वो ESI जाएगा तो उसे ऑफिस की छुट्टी भी करनी पड़ेगी अपनी, है ना। तो क्या होगा, यार एक काम करो, इसी डॉक्टर को दिखा लो, अगर इससे ठीक नहीं हो तो 1-2 दिन बाद देखेंगे। तो यानी कि अब ESI के पास 2 दिन का खर्च पेशेंट तो वैसे ही नहीं गया। तो इस वजह से भी बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, बहुत सारा पैसा पड़ा उसके पास, ESI के पास। लेकिन हाँ, अगर पैसा हो या ना हो, ESI की कमिटमेंट है, जो मेरा मेंबर है उसका लास्ट तक इलाज करेंगे, जितना मर्जी खर्चा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे का कोई कैपिंग नहीं है ना। क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का मोटो है ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शायद एक बात पता नहीं होगी, अगर आप मान लीजिए किसी, भगवान ना करे, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए और आप नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उस टाइम पे बेड नहीं है, तो भी उसे, कोविड जैसी एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सिचुएशन, तो भी उसे आपके पेशेंट को अटेंड करना पड़ेगा, एक बेसिक रिलीफ देना पड़ेगा, ताकि उतने टाइम तक आप कहीं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो आपको लेने से मना नहीं कर सकता। बस पुलिस केस वाला कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। पुलिस केस वाली कहानी हो कि हालांकि लेना उसमें भी होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले ड्रामे करते हैं, इतने में कई बार बेचारे पेशेंट चले जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल वालों के डॉक्टरों की लापरवाही है, कई बार डॉक्टर नापे भी जाते हैं उस चक्कर में। लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, अचानक कोई बुरी हालत हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे पहले पहुंचोगे वो आपको फर्स्ट एड देगा, आपको बेसिक रिलीफ देगा। उसके पास जगह नहीं होगी, उससे रिलेटेड डॉक्टर नहीं होंगे, तो बोलेगा आप कहीं और अरेंज कर लो, तब तक आप यहाँ बैठा दो, मैं जो मेरे से बन पड़ेगा वो दूंगा। और उसका चार्ज भी नहीं लेता, वो चार्ज भी नहीं लेगा उसका। वो इमरजेंसी अगर या तो एडमिट कर लेगा तो फिर तो चार्ज लेगा। अगर उसने कुछ खाली प्रायोरिटी के लिए कुछ दे दिया, प्राइमरी आपको कोई रिलीफ के लिए कोई चीज़ दे दी है, तो आप जब ट्रांसपोर्ट करके ले आओगे उसका चार्ज भी नहीं करते वो इतनी ह्यूमैनिटी तो अभी है मार्केट में। तो ESI में भी ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर ESI उसका इलाज नहीं कर सकती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, चाहे कोई भी हो, गंगाराम हो, मेदांता हो, जिस हॉस्पिटल में वो रेफर कर देगा उस हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल बस पेशेंट और उसके अटेंडेंट से स्लिप साइन कराएगा कि हमने ये तुम्हारे लिए दवाइयाँ दी हैं, वो तो करानी पड़ेगी, तभी वो क्लेम कर पाएगा। तो पैसा वो ESI से क्लेम करता है। तीसरी चीज़ देखो, 2 चीज़, ESI के अपने हॉस्पिटल है, अपनी डिस्पेंसरी है, वहीं से इलाज कर सकते हो। अगर भगवान ना करे वहाँ नहीं हो पा रहे, तो अगर ESI ने, डॉक्टर ने, पैनल ने रेफ़र कर दिया, तो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करा उस हॉस्पिटल में जाके करा सकते हो। तीसरी चीज़, वर्स्ट केस में एम्प्लॉई इज़ नो मोर, एम्प्लॉई या जो भी बीमार था अब वो नहीं रहा, तो जो क्रिमेशन ग्राउंड पे पैसे लगते हैं ना, जो पर्ची कटती है, जिसकी नगर निगम पर्ची काट के देता है, वो पैसे भी रिफंड कर देता है। प्लस इंश्योरेंस चल रहा होता साथ साथ, तो एम्प्लॉई को डिसीज होने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिलते हैं ESI से। तो ESI का ये बेनिफिट है। ये तो हमने क्या देखे, ESI के बेनिफिट और EPF के बेनिफिट। यहाँ तक की चीज़ समझ आ गई सर? जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, हाँ जी, तो उनकी जो मेडिक्लेम फैसिलिटीज जो होती है वो तो डिफरेंट होती है। CGHS होता है ना, तो हाँ जी, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के नाम से होता है। हाँ जी, हाँ, तो CGHS अलग है, ESI से अलग है। उनके भी अपने हॉस्पिटल, अपनी डिस्पेंसरी अलग है CGHS वालों की। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है CGHS। आर्मी वालों की अलग है, बिल्कुल अलग है। रेलवे की अपनी अलग है ना। दिल्ली सरकार वालों की दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। तो रेलवे वालों के भी अपने अलग हॉस्पिटल हैं, आर्मी वालों के भी अपने अलग हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी एम्प्लॉय के अलग हॉस्पिटल हैं CGHS के। तो और कुछ हॉस्पिटलों में उनके काउंटर हैं CGHS के, जहाँ खुद हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। तो मान लीजिए एम्प्लॉय A था, इसके पास इसकी फैमिली मेम्बर B था, C था, D था, है ना, और E मदर फादर जो भी हैं। अगर इसको कुछ हो गया, ही इज़ नो मोर, तो इन सब के बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब मेंबरशिप भी खत्म हो गई जिससे मेंबर थी। बट ही इज़ अलाइव, इनमें से किसी बेचारे को भगवान न करे कुछ हो जाए तो मेंबरशिप चलती रहेगी, क्योंकि जिससे मेंबरशिप है बाकी लोगों को बेनिफिट चलते रहेंगे। तो अगर इसको कुछ हो गया तो मतलब आपका मेंबर ही चला गया ना। EPF, जो आप EPF की तरह सोच रहे हो पेंशन मिलेगी, वो नहीं होगा। EPF में पेंशन मिलती है स्पाउस को केवल, है ना। लेकिन इसमें से अगर इसकी फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को कुछ होगा भगवान न करे, तो बाकियों के बेनिफिट चलता रहेगा, क्योंकि A अलाइव है, जो काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह में से कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो है।
अगर सैलरी से कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, बेशक वो ए काम कर रहा है, ए ने कंपनी बदल ली या उसकी सैलरी उस हाइक पे चली गई जहाँ से ये से ही कटना बंद हो जाएगा, तो अब बाकियों का मेंबरशिप का वो भी बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन चलता रहे, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं तो फिर बेनिफिट भी नहीं। देखो अब आते हैं अंबिका वाली बात पे। अंबिका जो कहते हैं लिमिट वाली, ईपीएफ काटने के लिए ना, अगर किसी का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप देनी है तो उसकी बेसिक सैलरी चेक करनी होती है हमें। अभी मैंने आपको ब्रेकअप इसलिए बनाया था ना, बेसिक सैलरी एचआरए वाला, तो अगर उसकी बेसिक सैलरी इक्वल टू और लेस देन ₹15,000 पर मंथ है तो उसका पीएफ कंपनी को काटना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी कंपनी पे पीएफ लगना चाहिए। अगर आपकी कंपनी पे पीएफ एप्लीकेबल नहीं है तो बात खत्म हो गई। पीएफ का रजिस्ट्रेशन की लिमिट में भी चेक करते हैं, है ना, वो भी लिखते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है तो हर उस एम्प्लॉय को पीएफ की मेंबरशिप बेनिफिट देना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी में पीएफ की एलिजिबिलिटी बनती है तो। कंपनियां, मैंने आपको क्या बोला, इस ब्रेकअप का कंपनियां मिसयूज करती हैं। मिसयूज कैसे करती हैं? आपकी सैलरी 50,000, ये तो टोटल है ना, हम तो बेसिक की बात कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल हम तो टोटल की बात कर रहे हैं, तो 50,000। तो कंपनियां क्या करती हैं, बेसिक सैलरी कि आपको ईएसआई पीएफ से बाहर करना है, आपको पीएफ नहीं देना, तो क्या करेगी, आपकी बेसिक सैलरी बनाएगी 15,500। अब बताओ पीएफ मांग सकते हो? कैसे मांग सकते हो? कैसे मांग सकते हो? पीएफ कह रहा है कि आपकी बेसिक सैलरी 15,000 उससे कम होनी चाहिए। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? ज़्यादा हो गई, तो अब आप पीएफ के लिए कुछ कह पाओगे? अब नहीं कह पाओगे, है ना। तो आपकी, मान लीजिए कंपनियां ऐसा काम भी करती हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, टोटल सैलरी, ठीक है ना, टोटल सैलरी 20,000 रुपये, आपकी बेसिक ही 15,500 बना देंगे। अब आपको पीएफ नहीं देना। क्या हो रहा है कि जो नया लेबर लॉ है वो गवर्नमेंट ने पास तो कर दिया पार्लियामेंट से, लेकिन उसे नोटिफाई नहीं करा कंप्लीटली। नोटिफाई इसलिए नहीं करी, किसी मुद्दों पे इंडस्ट्री अड़ी है, किसी मुद्दों पे लेबर यूनियन अड़ी है, तो वो नोटिफाई नहीं हो रहा। अगर वो नोटिफाई हो जाएगा तो 20,000 का 50% बेसिक बनानी पड़ेगी, 10,000 हर हालत में। आप चाहे पीएफ कटे या न कटे, अब सिरदर्दी खत्म, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, लोग बेसिक सैलरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे इसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, सॉरी इसकी टोटल सैलरी 20,000 है, तो बेसिक सैलरी 15,500 बना दी। भाई देखो बेसिक में लिखा था 15,000 तक होनी चाहिए, तेरा पीएफ कटना चाहिए, अब हम तेरा पीएफ नहीं काटेंगे। अगर मान लो इसका पीएफ काटा तो क्या समस्या होगी? देखो मान लो इसकी बेसिक सैलरी रख दी इन्होंने 12,000 रुपये, तो क्या होगा, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है ना, दैट इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 12% डालना है। यानी कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 12,000, तो इसको कितने कटेंगे, 1,440 रुपये। ये तो इसकी सैलरी में से कटेंगे एम्प्लॉय का, साथ में एम्प्लॉयर को भी 1,440 रुपये जमा करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है, तो 1,440 रुपये कंपनी को भी तो हर एम्प्लॉय के नाम से जमा करने पड़ेंगे ना। तो कंपनी ने क्या करा, ले भाई तेरी सैलरी 15,500, ताकि कंपनी के हर एम्प्लॉय पे 1,400 रुपये बच गए। ऐसे जितने भी एम्प्लॉय होंगे 20,000 वाले, सबके 15,500 कर दिए। लोग 15,100 करते हैं, 500 तो मैंने ज़्यादा कर दिए, बस 15,000 बाहर करना है, 15,100 करते हैं, बस आपको 15,000 बाहर करना था उनका पर्पज। बाकी यहाँ जोड़ दो, 4,500 रुपये कितने होते हैं, 4,500। आपकी टोटल कितना है, 20,000। आपकी तो बात टोटल 20,000 से हुई थी ना। तो जिन एम्प्लॉय को ये खेल नहीं पता होता वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। प्लस 15-20,000 रुपये की महीने की नौकरी करने वाला नेगोशिएशन की पावर में बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन की पोजीशन में भी नहीं होता बेचारा, तो कहता है जो मिल गया वो ठीक है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम है ना। तो कुछ जो ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट प्ले करते हैं एम्प्लॉयर, वो ऐसा काम कर रहे हैं मार्केट में, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि नया लेबर कोड नोटिफाई नहीं हो रहा, नोटिफाई हो गया तो उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम बेसिक 50% रखनी ही पड़ेगी। मिनिमम बेसिक 50% रखोगे तो कितनी होगी इसकी, 10,000। 10,000 का मतलब पीएफ काटना ही पड़ेगा, 10,000 में क्या होगा, 1,200 इसके काटोगे, 1,200 अपने डालोगे, तो डालना ही पड़ेगा फिर आपको। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी ऐसा प्ले अराउंड चलता है मार्केट में, अभी तो चल ही रहा है। तो लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इन सब छोटी छोटी कामों में ध्यान रखते हैं। उन्होंने सबके लिए एक फिक्स बना रखा है, ये टोटल है तो इतने % बेसिक, इतने % एचआरए, इतने % अदर अलाउंस, टोटल यही बनेगा। जो पीएफ में आएगा दे दो, जो नहीं आएगा मत दे दो, सिरदर्दी नहीं करती। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिसाइड करती हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी डिसाइड करती हैं।
मान लीजिए कोई एम्प्लॉय किसी मैनेजर के रिश्तेदार का आ गया, उसकी जान पहचान जा गया, अरे दे दे यार पीएफ, इसको एक काम कर 14,000 बना दे, इसको 10,000 बना दे, लेकिन दे दे पीएफ, है ना। ऐसा भी होता है, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी हो रहा है। तो लेकिन ठीक है, लेबर लॉ में वो फ्लॉ तो है ही कि जितना वहाँ पे लेबर लॉ में स्ट्रिक्टनेस है उतनी अडेरेंस नहीं है, उसको फॉलो कराने वाला कोई है नहीं, वहाँ प्रॉब्लम है। तो ईपीएफ में 12% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय का, 12% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर का, दोनों को डालते हैं। यानी कि अब कंपनी को ये आदमी जो 20,000 रुपये का आदमी था वो कितने का पड़ा? 20,000 का आदमी कितने का पड़ा पता है? 20,000 तो उसकी तनख्वाह दोगे आप, 1440 रुपये ईएसआई में भी दे रहे हो, ओपीएफ में भी दे रहे हो, है ना, 1440 रुपये, तो कितने का पड़ गया? 21,440 रुपये का। बात समझ आ गई? अभी ईएसआई नहीं जोड़ा मैंने, है ना। पीएफ की बात करूँ, 21,440 रुपये का पड़ा है वो आदमी। अपॉइंटमेंट लेटर में कितना लिखा है? 20,000, लेकिन कंपनी के खर्च कितने हो रहे हैं? 21,440 रुपये। ये बात समझ आई 21,440 का गणित, है ना। क्योंकि कंपनी ये कंपनी 1440 रुपये बेसिक, इस बेसिक सैलरी का 12% और डालती है अपनी तरफ से, तो 20,000 वाले एम्प्लॉय को कंपनी को पड़ रहा है 21,440 का। अब एक मिनट में से क्लियर लिख दूँ दोबारा, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये नोट कर लो बेशक आप, है ना। एम्प्लॉय का 12% ऑफ बेसिक सैलरी, और एम्प्लॉयर का भी सेम होता है, लेकिन एक वो है, एम्प्लॉयर का भी 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 12% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। एक बार नोट कर लो, फिर बताता हूँ ऐसा क्यों लिखा है। लिख लिया क्या आपने? देखो, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी है 32,000 रुपये, और कंपनी में फिक्स पैटर्न है कि टोटल सैलरी का 50% में बेसिक सैलरी रखेंगे ही रखेंगे। इस कंपनी ने इसकी 50% बेसिक सैलरी बनी कितनी? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये बेसिक सैलरी आ गई। HRA 5,000 रुपये हो गया, और अदर अलाउंस 21 और 11, टोटल हो गए 32,000 रुपये। अब 50% इसके आई बेसिक सैलरी 16,000 रुपये। क्या इसका पीएफ कटना चाहिए? इसकी बिल्कुल टेक्निकल तरीके से निकाली है। बेसिक सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का 50% लिखा तो बना 16,000 रुपये, बेसिक सैलरी आ गई 16,000। क्या इसका पीएफ कटना चाहिए एज पर लॉ? एज पर रूल तो नहीं कटना चाहिए। रूल क्या कहता है? जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है उसी का पीएफ काटना है। लेकिन ये एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरी पुरानी कंपनी में मेरा पीएफ ईएसआई कटता था, आप अगर मुझे पीएफ ईएसआई का बेनिफिट दोगे तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। अब कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, तो कंपनी क्या कहेगी? चल ठीक है भाई, काट देंगे। दे दिया कंपनी ने पीएफ, कंपनी ने इसे ईपीएफ के लिए एलिजिबल कर दिया, इसका ईपीएफ कटेगा। यस, क्लियर है। अब मैंने देखो आ जाए, अब मेरी लाइन पढ़ने में समझ आएगी। 12% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लोअर, तो इसका पीएफ कितने पे कटेगा? 16,000 रुपये या 15,000 रुपये? इसका पीएफ कितने पे कटना चाहिए? 16,000 या 15,000 रुपये? 15 पे बेटा। बेसिक सैलरी कितनी है? 16,000 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, तो कौन सा कम है? फिर कैसी बातें कर रहे हो? तो बेसिक सैलरी और 15,000 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है, तो इसकी बेसिक सैलरी तो देखो, बेसिक सैलरी तो जो कंपनी का फॉर्मूला था उससे निकली 16 निकल गई, लेकिन एम्प्लॉय अड़ गया कि कंपनी ने हो सकता है इसलिए भी कराओ कि इसे पीएफ देना ना पड़े। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को अगर पुरानी कंपनी सैलरी पीएफ दे रही है, आप चाहते हो मैं आऊँ तो मेरे को पीएफ में एनरोल करना पड़ेगा, मैं पीएफ खत्म नहीं करूँगा अपना। होता है कई बार नेगोशिएशन की पावर में एम्प्लॉय भी होता है, ऐसा नहीं हमेशा एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय भी होता है। तो कंपनी ने बोला हाँ ठीक है दे देंगे, कोई बात नहीं, दे दो भाई सही पीएफ दे दो, दे दिया। तो अब दे दिया का मतलब ये नहीं कि 16,000 रुपये कंपनी भी ये सही का पीएफ काटेगी, कंपनी पीएफ 15,000 रुपये काटने के लिए बाउंड है। इसकी बेसिक सैलरी 50,000 भी हो जाएगी तो पीएफ कितने पे कटेगा? 15 पे। मान लो इसकी बेसिक सैलरी बढ़ते बढ़ते 50,000 हो गई तो भी पीएफ 15 पे ही कटेगा। 15 से ज़्यादा पे पीएफ काटने के लिए कंपनी बाउंड नहीं है। ये एम्प्लॉई कंपनी डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकता कि मेरी सैलरी पे 16,000 है, पीएफ 15,000 पे काट रहे हैं, नहीं। ₹12% ऑफ द बेसिक सैलरी और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, ये बात क्लियर है। दूसरा एम्प्लॉई, इसकी टोटल सैलरी थी 25,000, बेसिक सैलरी बनी 13,000, ये 6,000 और ये 6,000। अब बताओ इसका पीएफ कितने पे कटेगा? ये टोटल सैलरी है, इसका पीएफ कितने पे कटेगा? 13 पे या 15 पे? तो बेसिक सैलरी और
15,000 विच एवर इज लोअर, तो उसका 12% कटेगा और उसी का 12% कंपनी भी डालेगी और एम्प्लॉय का भी तनख्वाह में से कटेगा। यानी कि इस वाले एम्प्लॉय की तनख्वाह में से हर महीने कितने कटेंगे? 1800 रुपये, और 1800 रुपये कंपनी अपनी जेब से डालेगी। 15,000 का 12% 1800 रुपये, यानी कि एम्प्लॉय कंपनी को कितने का पड़ेगा? 1800 रुपये, और उसको पीएफ में भी डालने हैं, तो ये 33,800 का पड़ रहा है ये एम्प्लॉय। इस 33,800 को बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी, कि आपके लिए वो कंपनी ओवरऑल कितना खर्च कर रही है। अभी कुछ और भी खर्च होगा तो कुछ और भी जुड़ जाएगा, मान लो ESI में भी आ गया तो ESI भी जुड़ेगा, इसे बोलते हैं CTC। तो कल को अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओ ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में तो देते ही कुछ नहीं है तो CTC देगा सवाल ही पता नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद कहीं कंपनी में जॉब करने जाओ और उन्होंने बोला सैलरी 32,000, तो छूटते ये क्वेश्चन आपका लेजिटिमेट राइट है, आपको पूछना पड़ेगा इज इट टेक होम और CTC। अगर उसने CTC बोल दिया तो सोच लेना टेक होम 24-25 हज़ार रुपये होने वाली है, 6-7 हज़ार रुपये गायब हो जाएंगे इसमें से। तो अगर आपकी कंपनी में ESI, PF, लीव, ग्रेजुटी सब होगा तो हो सकता है इसमें 7-8 हज़ार रुपये गायब हो जाए हर महीने। जो 7,000 सोचे थे अपने पे खर्च करें वो तो कंपनी ने गायब कर दिए। तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो नौकरी में जो आदमी आपको रख रहा है ना, तो उस आदमी को भी ज़रूरत है, आपको जॉब की ज़रूरत है तो उस आदमी को ज़रूरत है जो अपना वर्किंग टाइम निकाल के आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज़रूरत तो उसे भी है ना। तो पूछने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, सर ये टेक होम है या CTC है। अगर CTC बोलती तो पूछ लेना सर टेक होम बता दो मुझे, तो वहीं पता लग जाएगा 24 मिलने हैं, 30 मिलने हैं या 32 ही मिलने हैं। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि हर बार 7,000 गायब हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी क्या क्या करती है। मैं आपको अगले उसमें एक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जो ऐसे बनी है, 32,000 से 24,000 पे आ गया वो एम्प्लॉय, और ऐसा बहुत होता है मार्केट में। वो अकेला एम्प्लॉय नहीं, वो तो एग्जांपल के लिए मैंने किसी की सैलरी स्लिप रखी हुई है, वो बहुत होता है। तो कभी भी जब आप एक्चुअल में ट्रेनिंग के बाद कहीं पे भी जॉब पे जाओगे तो जो भी आपको मैनेजमेंट सैलरी ऑफर करेगा तो पूछ लेना इज इट टेक होम और CTC, यानी कि इन हैंड सैलरी है या CTC है। जैसे उन्होंने बोला CTC तो अगला क्वेश्चन हो जाए इन हैंड और बता दो सर, मैं कल सोचूंगा आने से पहले। अगर उन्हें बोला 32,000 CTC है और इन हैंड 24,000 है और आप दूसरे दिन ऑफिस आ गए तो इसका मतलब आप 24,000 के लिए एक्सेप्टेड हो, तैयार हो, है ना। 1 महीने नौकरी करने के बाद पता लगा इन हैंड तो 24,000 हो गई, फिर क्या कर पाओगे? फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, वो जो कपड़े देखे थे रखे रह जाएंगे। तो CTC और इन हैंड पूछना आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। कंपनियां देखो सारे एम्प्लॉयर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर स्मार्ट प्ले करते हैं, है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा, वो आपको पूछना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। भाई मान लो आप कहते हो अब मजबूरी है, चाहे वो 32 के 24 दिन नौकरी करनी है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर तो होगे कि 32 के 24 मिल रहे हैं तो बाकी पैसे मेरे 7,000 कहाँ एलोकेट हो रहे हैं वो तो ध्यान रखोगे ना। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी भी नहीं थी, आप 32,000 का लेटर लेके 24,000 की सैलरी ले रहे हो, तो 1 महीने बाद आपको लगेगा जैसे आपके साथ चीट हो गया, और 1 महीने तक आपने हमारा टाइम भी दिया, ख़राब भी करा, और अगले महीने भी आप फिर 2 नई जॉब हंटिंग में ढूंढोगे। घर वाले बोलेंगे क्या यार रोज़ नौकरी ढूंढते रहते हो क्या तुम्हें, और बायोडाटा अलग ख़राब होता है कि मैंने वहाँ 1 महीने काम करा था, वहाँ 2 महीने काम करा था, या मैंने अगर वो वाला पीरियड न डालूँ, अच्छा तुम 6 महीने से खाली बैठे हो, दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ज़रूर पूछना है कि ये CTC है या टेक होम है, ये बता दो। अगर टेक होम बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, 32 ही मिलेंगे, अब कुछ भी नहीं कट रहा तो यानी कि आप तैयार हो, मेरा ESI PF नहीं कटेगा, 32 के 32 मेरे हाथ में आएंगे, तो भी आप तैयार हो ना। अब मान लो आप सोच रहे 32 जा रहे हैं, 1800 PF में चले जाएंगे, कुछ ESI में चले जाएंगे, चलो सिक्योरिटी तो हो जाएगी। पता लगा एक ने मेरे 32,000 का चेक हाथ में आ गया, सर मेरा PF मेरा ESI नहीं, ESI PF हम देंगे नहीं क्योंकि आपकी सैलरी 16,000 से ज़्यादा है तो PF मिलेगा नहीं। अब क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? अब भी नहीं कर पाओगे। तो उसी दिन करना है, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते ही या सैलरी फाइनल होते तुरंत पूछना है अगला क्वेश्चन, इज इट CTC और टेक होम। नहीं पूछा तो आपको नुकसान भी हो सकता है बाद में। हर केस में ऐसा नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये था PF का कंट्रीब्यूशन, क्लियर है। इसके अलावा एम्प्लॉय को ना कुछ और एम्प्लॉयर को इसके अलावा कुछ और पैसे भी देने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को, केवल बस लास्ट है ना, ESI फिर अगली क्लास में करेंगे। देखो इसके अलावा एम्प्लॉयर के एंड पे कुछ और खर्चे भी जाते हैं, EPF एडमिन चार्जेस जो कि 0.5% है, और EDLI एडमिन चार्जेस ये भी 0.5% है, 50 पैसे के आसपास, है ना। तो ये एडमिन चार्जेस भी जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है हम आप दोनों का पैसा लेके इकट्ठा कर रहे हैं, इसे उधर इन्वेस्ट करते हैं, इसे मैनेज करते हैं, तो उसके पैसा ले रहे हैं हम, तो ये पैसे जाते हैं। तो मतलब कंपनी की तरफ से
12% ये, 1% ये, कंपनी का खर्चा 13% होता है ना, कंपनी का खर्चा 13% होता है। लेकिन ये जो 1% है ये एम्प्लॉय को नहीं मिलता, ना एम्प्लॉय को मिलता ना एम्प्लॉयर को मिलता है, ये पीएफ डिपार्टमेंट अपने रख लेता है, अपना खर्चा है। वो कह रहे हैं हमने इतनी वर्कफोर्स लगा रखी है, वो कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए है वो पैसा। जो ब्याज रेट का डिफरेंस है वो तो है ही उसके पास, लेकिन ये और चार्जेज हैं, ये 2 चार्जेज जो लगते हैं। तो एम्प्लॉय का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 12 ना होकर 13 हो जाता, मतलब कंट्रीब्यूशन तो 12 ही है, टोटल खर्चा 13 हो जाता है। ये है, ये ईपीएफ था। क्लियर हो गया ईपीएफ तक?